क्या अब नहीं बोलना चाहिए कि हाँ भाई अब पाकिस्तान का कबूलनामा आता है तो कुछ लोग इस पर अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, जो बार बार कह रहे थे? बोलिए ट्रम्प गलत है। सुचेता जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पे बधाइयां देना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का अब मार्गदर्शन करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान क्या कहता है क्या नहीं कहता, उनके आतंकवादी, उनके क्रिकेट प्लेयर, उनके मिलिट्री ऑफिसर, उनकी सरकार, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। पाकिस्तान अलग अलग तरीके के कंडे भारत के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ चलाता रहता है। वो कब क्या बोले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी सरकार से, माफी दीजिएगा, मुझे अपनी सरकार से, हमारे देश के विपक्ष से और सच्चाई से मतलब है। और पाकिस्तान एक झूठा देश है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। उसके बाद एक बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, और मेरा बिल्कुल मानना है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर हैं। साथ साथ इसमें ये भी परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि भारत 150 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे पॉपुलस देश है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और बहुत लंबे समय से रहा है। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर होता है। मोदी जी भी हैं, मनमोहन जी भी थे, अटल जी भी थे, नरसिम्हा राव जी भी थे, राजीव गांधी भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, जवाहरलाल नेहरू तो थे ही थे। और आप एक बात कहती हैं कि किस तरीके से गुजरात के एक गांव से आया हुआ एक गरीब लड़का एक ग्लोबल लीडर बन गया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सराहना लायक बात है। और मेरा मोदी जी को तो सलाम है इस चीज के लिए, लेकिन उससे ज्यादा मैं देश को और देश की जिस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सलाम देना चाहूंगा कि यहाँ पर ये कोई नेपो किड नहीं, बल्कि गुजरात के एक गाँव से आया हुआ एक गरीब लड़का आके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आप नेपो किड की बात कर रहे हैं, ग्लोबल पटल पे नहीं, आप अगर नेपो किड की बात कर रहे हैं, अगर देखिए निखिल जी, अब नेपो किड की अगर आप बात करेंगे, कोई नेपो किड सत्ता के शीर्ष पे नहीं पहुंचा है। नहीं, एक सेकंड में बस, नहीं सर, इंटरजेक्शन तो होगा भाई, डिबेट चल रही है, कोई ये थोड़ी है कि आप नहीं, मैं माफी के साथ आपको इंटरजेक्ट करूंगी, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि दो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है कि कोई नेपो किड नहीं बैठा है सत्ता के शिखर पर, तो नेपो किड कौन है? कौन है इस देश में नेपो किड? कौन है इस देश में जो अपने परिवार के चलते सत्ता में, या फिर अपने परिवार के चलते उनको वो पोजीशन मिली हुई है? ये कि नहीं निखिल जी, फिर ये डिबेट दूसरे दिशा में चली जाएगी। मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? देने दीजिए। नहीं, जवाब तो देखिए, मैं एक तो मैं नरेंद्र मोदी जी की सराहना कर रहा हूँ कि नहीं, आप जैसी सराहना कर रहे हो तो मुझे समझ आ रहा है। नहीं आते। हाँ, बोलिए हर्षवर्धन। नेपो किड की अगर आप बात कर रही हैं तो नेपो किड की आप बात करेंगी तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने तो शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, आपने किया है सर। मैंने तो बोला ही नहीं नेपो किड, आप बोल रहे हैं। सांसद हैं पीयूष, मैं तो तारीफ कर रहा हूं मोदी जी की और देश के लोकतंत्र की कि बिना पॉलिटिकल डायनेस्टी से आया कोई फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, एक गरीब एक गरीब बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हमें देश की और उस व्यक्ति दोनों की तारीफ करनी चाहिए। हाँ, तो फिर मैं वही कह रही हूँ, उसी सांस में देश के नेपो किड्स के बारे में भी बात कर लेंगे, तो फिर दिशा में दूसरी दिशा में चला जाएगा। ये भी आपको मैं बता रही हूँ। आज प्रधानमंत्री की उपलब्धि, अच्छा ठीक है, मैं एक बार पूछ रही हूँ हर्षवर्धन जी, नेपो किड, देखिए मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंस में नहीं लेती हूँ इस शब्द को, मैं आपको ये भी बताऊं। लेकिन क्या है, सीधी बात ये है कि कुछ लोगों को उनके परिवार के चलते अगर कोई बेनिफिट मिलता है, हम उसी को सीधे शब्दों में कहते हैं भाई ये नेपो किड्स हैं। अब ये मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के सामने, अब मुझे ये बताइएगा, और निखिल जी सुनिए, नरेंद्र मोदी के सामने जो प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं उनमें से कौन कौन नेपो किड्स हैं और कौन कौन नहीं है? अगर मैं ये वाली डिबेट करने लग जाऊंगी फिर मुश्किल होगी। हर्षवर्धन जी नाम लीजिए बस, जो लोग हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अगर उस परिवार से नहीं आते तो क्या यहां होते? क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते तो क्या यहां होते? क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं होते तो क्या यहां होते? क्या स्टालिन अगर करुणानिधि के बेटे नहीं होते तो क्या यहां होते? क्या अगर केटीआर और केसीआर के बेटे नहीं होते केटीआर तो क्या यहां होते? क्या करनी मोझी से लेकर सुप्रिया सुले तक, अगर सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी नहीं होती तो यहां होती? क्या अजीत पवार अगर शरद पवार के भतीजे नहीं होते तो क्या यहां होते? क्या अगर उद्धव ठाकरे बाला साहब के बेटे नहीं होते, मैं लिस्ट पढ़ लेता हूं। नहीं होते, आदित्य सुचेता जी, दिस इज नॉट फेयर। नहीं, एक सेकंड, ये लिस्ट पढ़ सकते हैं, मैं लिस्ट नहीं पढ़ सकता। चलिए ठीक है, मैं लिस्ट पढ़ देता हूं। पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रताप गोयल नहीं होते। राजनीति के खिलाफ देश उठ खड़ा हुआ। और फिर मैं कह रहा हूं, किसी के परिवार में कोई नेता हो, उनका बेटा नेता बने, बेटी नेता बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से बने वो पूरी पार्टी चलाए,
वही तय करे राजनीति कैसे होगी, इसमें दिक्कत है। उसके खिलाफ देश ने नरेंद्र मोदी को नेता बनाया है, ये समझिए जरा आप इसको। ये नेपो किड्स वो वाली आदत नहीं हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री, और मनमोहन सिंह जैसा कमजोर प्रधानमंत्री तो भारत के इतिहास में हुआ ही नहीं। सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, सुपर से ऊपर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, और वो राहुल गांधी जो जाकर प्रतीकात्मक तौर पर ऑर्डिनेंस फाड़ देते, कैसे प्रधानमंत्री थे वो? उनको तो राहुल गांधी को तुरंत निकाल बाहर करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए था पार्टी से। लेकिन इतनी स्थिति नहीं थी उनकी, उनको तो फाइल के लिए भी सोनिया जी की कृपा पर रहना पड़ता था। तो नेपो किड्स होना, और फिर मैं कह रहा हूं राजनीति में किसी के परिवार के लोग आए, इसमें कोई समस्या नहीं, कहीं भी आए कोई समस्या नहीं, लेकिन वही तय करे वो नेपो किड्स है। देखिए, मैं आपसे सहमत हूं हर्षवर्धन जी, और इसलिए सहमत हूं फराज जी, मैं उम्मीद कर रही हूं आपकी आवाज अब क्लियर आएगी। मैं दूसरा अटेम्प्ट आपसे कर रही हूं बात करने का। ये मैं भी सहमत हूं, अगर आपके परिवार के लोग, अब देखिए हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा आ गया, परिवार, आप किस परिवार में पैदा होते हैं आप तय नहीं करते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको सहूलियत अगर कोई मिल रही है, वो भी आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन आप, अगर आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि अपने दम पर कहीं बनकर पहुंचा है, तो फिर आप नेपो किड वाली अगर आरोप पब्लिक लाइफ में लेकर आएंगे तो वो उंगलियां आपके तरफ ही उठ जाएंगी। अब मैं जरा वापस मुद्दे पर आ रही हूं फराज जी, क्योंकि उस नेपो किड वाली डिबेट में फिर बहुत से नेता आ जाएंगे। फराज जी, जो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, निखिल जी कह रहे हैं कि कौन से एक वैश्विक नेता नहीं है, सारे नेता जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो सब वैश्विक नेता रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी खास क्यों है? आप भी सहमत? देखिए सुजाता जी, सबसे पहले तो पता नहीं पिछले राउंड में आपको मेरी आवाज मिली कि नहीं मिली। अभी आवाज आ रही नहीं आपको? जी बहुत क्लियर नहीं है, आ रही है। अच्छा, तो शैल आई कंटिन्यू? और हाँ प्लीज बोलिए 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 बोलिए, अब ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनकी बर्थडे पर मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम ऐसी कामना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी साथ सेहत के, उनकी लंबी उम्र हो और वो देश की सेवा करते रहे। और उसके साथ इस 140 करोड़ की जो जनता है, वो प्रधानमंत्री जी को उनका वादा भी याद दिलाना चाहती है, जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट की एक एज फिक्स की थी। तो मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश के साथ वो इंसाफ करेंगे और आज शाम को 8 बजे वो इस्तीफा देंगे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इस देश का प्रधानमंत्री घोषित करेंगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। ये वाला वादा कब किया था? नहीं, इसका नहीं, इन दोनों ही वादों पर सवाल है, लेकिन मैं बाद में आऊंगी, आप पहले बात कंप्लीट करिए। हाँ जी, नहीं, ये वादा उन्होंने नहीं किया था कि योगी आदित्यनाथ जी को। पहले वाला भी वादा कब किया था ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी वो है, इसका कोई बयान है। हाँ बोलिए। हाँ, मार्गदर्शक मंडल उन्होंने बनाया था और उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की थी, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। खैर, देखिए सुचारिता जी, क्या है कि यहाँ पर अभी बहुत बातें हुई, और जाहिर सी बात है मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का डंका आज से नहीं सदियों से बजता चला रहा है और बजता चला रहेगा। तो बिकॉज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो जाहिर सी बात है उनकी पूरी दुनिया में इज्जत है और होनी चाहिए, इसमें कोई वो बताए नहीं। देखिए अभी क्या है, लेकिन क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं उसकी अगर आप समीक्षा करिएगा तो समीक्षा तो करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर आपके एक राजनीतिक विश्लेषक साहब ने प्रधानमंत्री जी के कुछ मेक इन इंडिया के बारे में बात की। अब होता क्या है कि अगर मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे लिए कहा जाता है, मैं उन्हीं साहब की तरफ इशारा कर रहा हूं कि मैं तोड़ मरोड़ करके तथ्य पेश करता हूं। तो मैंने कहा कि साहब चलो ठीक है, फिर आज रिसर्च करके असली तथ्य जो है सामने रख करके बात। त्रिपाठी जी के बोल रहे हैं, नाम लेके बोल दीजिए। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठे हैं वो, तो नाम लीजिए, उन्हें तो अब आदत हो गई होगी, अब आदत हो गई है उन्हें। त्रिपाठी जी को लीजिए ना भाई फ्रेम में। मैं किसी भी तरह का कोई ऐसी बात नहीं करता हूं जिससे किसी को तकलीफ हो, लेकिन मेरे ऊपर कल की डिबेट में कमेंट किया गया था कि मैं तोड़ मरोड़ करके चीजों को पेश करता हूं। मेक इन इंडिया के बारे में बात हुई, इंडियन एक्सप्रेस की 13 जनवरी सन 2025 की ये खबर है, तो मैंने आपके सामने रखी हुई है। इसकी हेडलाइन है, लिफ्ट टू कंप्यूटर्स, 4 of 10 गवर्नमेंट टेंडर्स कांट कंप्लाई विद मेक इन इंडिया रूल्स। और इसके खबर के हिसाब से लिखा हुआ है कि पिछले 3 सालों में 40% से ज्यादा, लगभग 3500 हाई वैल्यू टेंडर्स वर्थ ₹64,000 करोड़, सीसीटीवी से कैमरा से लेकर के लिफ्ट तक, ये जो थे वो नॉन कंप्लायंट थे।
और रिकॉर्ड्स बताते हैं इस खबर के हिसाब से कि जो डिपार्टमेंट का जो फोकस था वो फॉरेन ब्रांड्स का था और उसका देखिए देखिए फराज जी लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग बिट ऑफ द डिबेट। इंटरेस्टिंग पॉइंट पर मैं फोकस करना चाह रही हूं। आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट पे थोड़ी देर छुआ लेकिन आप निकल गए वहां से। अब मुझे एज एन एंकर मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट होता है जब मुझे डिबेटिंग पॉइंट नजर आता है। अब आपने एक बड़ी बात, अच्छी बात बोली कि मोदी जी, दो चीजें आपने बोली। आपने कहा मोदी जी क्या उस रिटायरमेंट प्लान पर अमल करेंगे जो उन्होंने दिया है, दूसरी बात क्या वो योगी आदित्यनाथ जी को आगे करेंगे जैसे उन्होंने वादा किया है। तो दूसरी वाली बात, ये तो वादा उन्होंने नहीं किया, आपने खुद मान लिया। पहला वाला पॉइंट 75 इयर्स पे वो रिटायरमेंट लेंगे, मुझे ऐसा कोई बयान उनका याद नहीं। दूसरी बात, आप बार बार विपक्ष कहता है मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। तो मुझे जहां तक याद है हर्षवर्धन जी, जब एलके आडवाणी भी चुनाव लड़ रहे थे तब उनकी उम्र क्या रही होगी? वो 75 थे तो ज्यादा ही थे। तो कौन से मार्गदर्शन मंडल में वो चले गए थे? वो पीएम की रेस में थे 2009 में। हर्षवर्धन जी, मुझे तो सचमुच बड़ा, पराज भाई मैं नाम लेकर बात करता हूं लेकिन मैं अभद्र नहीं हो सकता और अभद्र आप भी नहीं होते हैं, तो नाम लीजिए, आप बताइए। कल की डिबेट में आपको कहा था तो आप उस डिबेट का करें, लेकिन आज भी आप जो पेपर दिखा रहे हैं उस पर 2 लाइन बोल के तब इसका जवाब मैं देता हूं सुचिता जी। इसमें भी फराज भाई कह रहे हैं कि वो मेक इन इंडिया कंप्लायंस नहीं हो पाया, वो पूरी तरह से वो नहीं हो पाए। मैंने क्या बात कही? मैंने कहा भैया 80 के दशक में शुरू किया था ना सेमीकंडक्टर, क्यों नहीं हो पाया, किस चक्कर में नहीं हो पाया? और आज 2023 से शुरू हुआ, 2025 में 6 सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लग गई, पहली मेड इन इंडिया चिप आ गई। अभी हम अचानक से ऐसा थोड़ी ना होगा कि 100% कर लेंगे। अभी जो नया वाला आईफोन 17 आया है वो भारत में बन रहा है, वो उसको भारत की फैक्ट्री में बना रहा है। तो कम से कम जब आप चीजों को करते हैं तो संदर्भ के साथ बताइए। जाहिर है अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, अभी चाइना, ताइवान, दूसरे जो देश है उससे लंबा मुकाबला। लेकिन मूल बात सुचेता जी, छोड़ दीजिए पीएम ने कब कहा, छोड़ दीजिए आडवाणी जी की उम्र कितनी थी, 2004 और 2009 में तो बाकायदा वो प्रत्याशी थे। आडवाणी जी की उम्र उस वक्त कितनी थी? 11 वर्ष पहले 2014 में और 16 वर्ष पहले, क्योंकि आज वो 96 वर्ष के ऊपर के हैं, तो जरा उम्र खुद जोड़ लीजिए आप। तो पहली बात ये। लेकिन दूसरा, ऐसा हताश विपक्ष मैंने भारतीय राजनीति में कभी नहीं देखा जो ये कहे कि प्रभु राजनीति से हट जाते तो हमारा जरा नेता कुछ कर लेता। और यही वाला चाह रहे हैं कि पंकज जी के नेता, हाँ, अभी तक राहुल कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे, अब अखिलेश जी की भी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी जी हट जाइए, मोदी जी हट जाइए, हाथ जोड़ रहे हैं। अरे ये दिन आ गए आप लोगों के। ये पंकज जी यही चाह रहे हैं क्या कि हटे, रिटायरमेंट ले, तब हमारा खाता खुले, वरना खुल नहीं रहा है? पंकज जी, कोई ये नहीं चाहता, आराम से जमे रहें, जमे रहने की उनको जितनी भी तकरमें हैं वो आती हैं, तो वो जमे भी रहेंगे। जिस दिन जनता चाहे जनादेश उस दिन मत जाएंगे। मेरा कहना तो ये है। पंकज भाई बस एक लाइन, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, आप ये गलत बात है। आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सब जानते हैं, आपने तिकड़म कहा, जनादेश को आप तिकड़म कह रहे हैं। यूपीए की सरकारें आज की 240 से कितनी सीटों पे थी? 145 सीट थी। कांग्रेस की 145 सीट थी 2004, तिकड़म की सरकारें थी वो। सर कम से कम शब्दावली आपसे ठीक की उम्मीद की जाती है, क्योंकि आप बहुत गंभीरता से बोलते हैं। तो पंकज जी, अच्छा ये आस नहीं है, ये आस नहीं है तो मैं फिर दोहराता हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए हर्षवर्धन जी, मैं फिर दोहराता हूँ कि राजनीतिक तिकड़मों में नरेंद्र भाई मोदी से ज्यादा पारंगत इस वक्त भारतवर्ष में कोई नहीं है। मुद्दा यह है कि जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने तो विश्व राजनय में और खासकर दक्षिण पूर्व एशिया की कूटनीति में मोदी जी ने बड़ी भारी हलचल मचाई और लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें जगी। मुझे भी लगा कि उनके बहुत से कदम बड़े अभूतपूर्व हैं, लेकिन क्या है कि बातचीत की कूटनीति से शुरू हुई है। कूटनीति के संसार में वो एक परिपक्व माहौल बनाकर नहीं रख पाए भारत के पक्ष में। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि भारत के पक्ष में कूटनीति का माहौल नहीं बनाकर रख पाए। अब ये परिपक्व माहौल बनाकर नहीं रख पाए। बोरा साहब अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए आप उसे इलास्टिक कूटनीति कहते हैं सर। से नहीं, हाँ, इसीलिए आप इलास्टिक कूटनीति कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा समय में इस कूटनीति की जरूरत है।